Hello everyone, this is Gaurav Jaiswal and today we are going to solve JEE Main previous year question from the chapter Work Power Energy। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अ बॉडी ऑफ मास m कनेक्टेड टू अ मासलेस एंड अनस्टेबल स्ट्रिंग गोज इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस r अंडर अ ग्रेविटी g। The other end of the string is fixed at the center of circle if the velocity at the top of the circle is n root gr, n की वैल्यू greater than 0 है, then the ratio of kinetic energy of the body at the bottom to that of top। बॉटम पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी अपॉन काइनेटिक एनर्जी एट टॉप। हम लोग से सिंपल से पूछ रहे हैं, हम लोग को यही सिंपल सा रेशियो फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी बॉटम डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी एट टॉप। ठीक है, तो ये तो था कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या देखते हैं, क्वेश्चन में कौन सा डाटा गिवन है। तो देखो, जो बॉडी है एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, इस बॉडी का मास m दिया हुआ है और ये एक सर्कुलर वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, जिसकी टॉप पे जो स्पीड है वो है n रूट जी आर। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग सिंपल से एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन लिखेंगे। तो देखो, जब बॉटम पे ये पार्टिकल है तब इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, इनिशियली कुछ स्पीड इसको हम लोग देंगे v नॉट, तभी ये सर्कल मतलब पार्टिकल ऊपर तक जाएगा। तो वो सर्कुलर जो स्पीड है हम लोग v नॉट मान लेते हैं। तो इनिशियली इसके पास कौन कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं है क्योंकि अभी इस समय ग्राउंड पे है। तो यहाँ पे इसका इक्वेशन हो जाएगा हाफ m वी नॉट का स्क्वायर, जो कि क्या है काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम। काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम इज इक्वल टू, और टॉप पे इसके पास कौन कौन सी एनर्जी है, एक काइनेटिक एनर्जी जो कि वेलोसिटी की वजह से आई है, और एक पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, गेन इन हाइट हुआ है, और हाइट कितना गेन हुआ है, ये टोटल का 2r। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी एट टॉप प्लस का पोटेंशियल एनर्जी। अब इस इक्वेशन में हम लोग इसके डाटा को गिवन लिखेंगे। तो देखो, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बॉटम को हम लोग सिंपल सा इस तरीके से लिख दे रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी टॉप पे कितना होगा उसको हम लोग सिंपल सा लिख दे रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mg2r। ठीक, अब हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, काइनेटिक एनर्जी बॉटम डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी एट टॉप। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं काइनेटिक एनर्जी टॉप से। तो यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी टॉप से डिवाइड कर दिया, मतलब पूरे इक्वेशन को मैंने काइनेटिक एनर्जी इसका जो टॉप पे होगा उससे डिवाइड कर दिया। तो ये तो सिंपल 1 हो जाएगा। तो ये हम लोग का रिक्वायर्ड इक्वेशन जो होगा 1 प्लस एम जी टू आर डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी टॉप पे कितना इसका होगा, हाफ एम, और जो वेलोसिटी का स्क्वायर होगा मतलब कि एन स्क्वायर जी आर। तो अब देखो, सिंपल सा एम से एम गया, जी से जी गया, सॉरी जी से जी गया, आर से आर गया, और यहाँ पे हम लोग का इक्वेशन हो जाएगा 1 प्लस 2 ऊपर चला जाएगा 4 डिवाइड बाई एन स्क्वायर, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी एट टॉप इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस का 4 डिवाइड बाई एन स्क्वायर। तो देखो, सिंपल सा क्वेश्चन था, हम लोग ने सॉल्व कर दिया और इसका आंसर आ गया एन स्क्वायर प्लस का 4 डिवाइड बाई एन स्क्वायर। ये हम लोग का आंसर नंबर 2। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जहां पे पूछ रहा है कि सैंड ड्रॉपर ड्रॉप्स सैंड ऑफ मास m ऑन अ कन्वेयर बेल्ट एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द दैट इज दिस। मान लो, देखो अब ये सैंड ड्रॉपर है, मतलब कि मिट्टी गिराने का कुछ मशीन होगा, समथिंग कोई भी चीज होगा, वो एक सैंड को गिरा रहा है। किस पे गिरा रहा है, कन्वेयर बेल्ट पे गिरा रहा है। ठीक है, कन्वेयर बेल्ट पे, जैसे कि एक कन्वेयर बेल्ट है, अब इस पे ये सैंड को गिरा रहा है। अब जो कन्वेयर बेल्ट है, अब देखो यहाँ पे कि इफ P इज द पावर डिलीवर टू रन द कन्वेयर बेल्ट, इस कन्वेयर बेल्ट को चलाने में P पावर लग रहा है एट द कांस्टेंट स्पीड। यहाँ पे बात नोट करना, कन्वेयर बेल्ट कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है और मूव कर रहा है और इसको पावर P लग रहा है। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज ट्रू। अब बताना है हम लोग का इसमें कौन सा रिलेशनशिप ट्रू होगा। तो देखो, सिंपल से पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है, dm बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ v, और v क्या है, स्पीड है कन्वेयर बेल्ट का। ठीक ठीक है, मास m से एट टाइम दिस टाइम के प्रोपोर्शनल में ये सामान को हम लोग मिट्टी को सैंड को गिरा रहे हैं। कन्वेयर बेल्ट का हम लोग को क्या बताना है, पावर से क्या रिलेशन होगा, वेलोसिटी से। ठीक है, तो देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू होता है f डॉट v। सही है, अब देखो फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। पावर इज इक्वल टू एफ डॉट बी होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पावर इज इक्वल टू एफ को हम लोग लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ एम इंटू का वी डॉट वी। फोर्स क्या होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम। हाँ, मोमेंटम का चेंज ही ना फोर्स होता है, तो यहाँ पे सिंपल से ये लिख दिए। अब इसको हम लोग इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे। P इज इक्वल टू,
अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो। तो पहली बात, क्वेश्चन में गिवन है कि जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। इसीलिए बोला था ध्यान से देखना, वेलोसिटी क्वेश्चन में क्या दिया है, कांस्टेंट दिया है। तो इसका डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा, तो हम लोग को यहाँ पे रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या मिल जाएगा, m इंटू वी का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम्स हम लोग अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा हो जाएगा कि फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे dm बाई dt, सेकंड को वैसे ही लिख देंगे, प्लस का सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे dv बाई dt, और फर्स्ट को उस तरीके से लिख देंगे, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो सिंपल सा इसका हम लोग का आउटपुट यही मिलेगा। तो यहाँ पे पावर इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे dm बाई dt, और यहाँ पे साथ में वेलोसिटी और एक वेलोसिटी बाहर, तो p इज इक्वल टू dm बाई dt v स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा। अब dm बाई dt, तो क्वेश्चन में भी कुछ गिवन था कि dm बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू अंडर रूट ऑफ वेलोसिटी, और अगर हम लोग प्रोपोर्शन हटाते हैं तो क्या करते हैं, तो dm बाई dt इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ v, जहाँ पे k क्या है, कांस्टेंट। ये तो मालूम है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटाते हैं तो इक्वल टू का साइन लगाते हैं, तो साथ में कुछ कांस्टेंट वैल्यू भी अटैच करते हैं। तो अब इसको हम लोग सिंपल सा क्या लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू dm बाई dt की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, k टाइम्स ऑफ v। तो dm बाई dt की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, k टाइम्स ऑफ v डॉट v स्क्वायर, p इज इक्वल टू k v क्यूब, यहाँ 1/2 है, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2, सॉरी 5/2, k इज इक्वल टू 5/2। अब अगर इस इक्वेशन को हम लोग क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड, तो आउटपुट क्या मिलेगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू के वी की पावर 5, या फिर हम लोग लिख दें पी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वी की पावर 5। तो क्या कोई ऑप्शन गिवन है, तो यहाँ पे हम लोग का गिवन है पी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वी की पावर 5। तो यहाँ पे सिंपल सा ये भी क्वेश्चन था, बस दिक्कत कहाँ पे थी कि अगर आपने क्वेश्चन में जो बोला है, गिवन डाटा को समझ लिया, क्या पूछ रहा है वो समझ लिया, तो क्वेश्चन आपका सिंपल सा सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का असर्शन रीजन बेस्ड पे है। तो असर्शन जो बोला है ना, सेंट्रल फोर्स द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ चूजन। तो क्या सेंट्रल फोर्स में जो वर्क डन होते हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होते हैं? तो देखो सेंट्रल फोर्स पहले कौन से फोर्स होते हैं बताओ। तो सेंट्रल फोर्स बेसिकली कौन से फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, हाँ, जो ग्रेविटेशन फोर्स हम लोग पढ़ते हैं, ये सब क्या है, ये सब सेंट्रल फोर्स ही है ना। और जो सेंट्रल फोर्स होते हैं और वो बेसिकली क्या होते हैं, ये सब फोर्स किस नेचर के होते हैं, कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, ना कि किस पाथ से हम लोग कोई चीज का मूवमेंट हो रहा है उसके बेसिस पे वर्क डन हम लोग फाइंड नहीं करते हैं। अगर कंजर्वेटिव फोर्स में हम लोग वर्क डन निकालते हैं तो हम लोग सिंपल क्या देखते हैं, इनिशियल पॉइंट देखते हैं, फाइनल पॉइंट देखते हैं, और सिंपल सा वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो जो हम लोग का असर्शन है वो बिल्कुल राइट है कि जो सेंट्रल फोर्स होते हैं उसमें जो वर्क डन होता है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ठीक, तो देखो, और जो रीजन है कि every force encountered in mechanics do not have an associated potential energy, तो ये भी सही है। हर एक फोर्स के पास मैकेनिक्स में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होते हैं, जैसे कि फ्रिक्शन हो गया, फ्रिक्शन के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी है नहीं, एयर रेजिस्टेंस, इन सब के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी है नहीं। तो ये भी रीजन भी सही है कि हाँ ये भी बात सही है, लेकिन रीजन और असर्शन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। रीजन किसी भी तरीके से असर्शन, क्यों असर्शन में जो बोल रहा है कंजर्वेटिव होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ क्यों होता है, ऐसा कोई एक्सप्लेन कुछ नहीं कर रहा है। मतलब कि क्या है, बोथ स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन नंबर 2, बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में बोला है कि bead of mass m slide without friction on the wall of the vertical circular hoop of radius r as shown in the figure. The bead move under the combined action of gravity and the massless spring. तो इस बात को याद रखना, ग्रेविटी और massless spring बस लग रहा है। और जो स्प्रिंग का जो हम लोग को इक्विवेलेंट लेंथ दिया, the equivalent length of the spring is r. स्प्रिंग का जो इक्विवेलेंट लेंथ है वो r है। If the bead is released from the top of the hoop with negligible या फिर जीरो इनिशियल स्पीड बोल दो, वेलोसिटी ऑफ ब्रीथ बताओ जब द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग बिकम आर। मतलब ये स्लाइड करते करते किसी ऐसे पोजीशन पे आ रहा होगा, मान लो ये पोजीशन वो है जब जो ये स्प्रिंग की लेंथ है वो आर हो जा रही है। तो अब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आते समय इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगा, यही वेलोसिटी हमें फाइंड करना है। कौन सी वेलोसिटी है ये, ठीक है, हमें यहाँ पे यही वेलोसिटी फाइंड करना है। ठीक है, इस पॉइंट पे इसके पास कौन सी वेलोसिटी, मतलब कितनी वेलोसिटी है, वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, और ये जो लेंथ है
ये हमें गिवन है कि ये जो लेंथ है वो क्या है, ये लेंथ आर है। ठीक है, अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो मैंने इसके पहले भी आपको बोला था कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन रिलेटेड क्वेश्चन आए तो एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन लिख दो पहले। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग वही करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो जो ये जो सर्कल है हमारा, और ब्रीड को हम लोग यहाँ से फ्लो कर रहा स्लाइड कर रहा है, और मान लो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करते करते यहाँ पर आ गया होगा। ठीक है, और ये स्प्रिंग इनिशियली हमारा था, और ये स्प्रिंग हमारा फाइनल है। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारा आर हुआ। इस टाइम पे हम लोग को यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करना है। ठीक है, और अब यहाँ पे जो इसका स्पीड है वो क्या है, vu इज इक्वल टू 0, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। स्प्रिंग है, ठीक है, बाकी सब ये ठीक है। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ये सेंटर हो गया। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं। टॉप पॉइंट पे इसके पास कौन कौन सी एनर्जी होगी बताओ। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, नहीं, इनिशियल स्पीड 0 है तो काइनेटिक एनर्जी तो बिल्कुल नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी, हाँ, हाइट कितना है ग्राउंड लेवल से, इसको हम लोग रेफरेंस लेवल ले रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है वो क्या है 2r। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एम जी इंटू का 2r इज इक्वल टू। अब हम लोग आते हैं इस एनर्जी पे, सॉरी इस पॉइंट पे। तो क्या इस पॉइंट पे डायरेक्ट आएंगे, नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्प्रिंग, स्प्रिंग के वजह से भी इसके पास कुछ एनर्जी होगा। वो क्या होगा, हाफ के और इलोंगेशन के लेंथ का स्क्वायर। तो ये स्प्रिंग कितना इलोंगेट हुआ है, इक्विवेलेंट लेंथ हमें आर दिया हुआ है, स्प्रिंग का इक्विवेलेंट लेंथ, और इस समय स्प्रिंग कितना खींचा हुआ है 2r। मतलब कि जो नेक्स्ट एक्सटेंशन स्प्रिंग के में हुआ है वो कितना का हुआ है r, तो हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग एनर्जी ऐसे हम लोग फाइंड करते हैं, इज इक्वल टू फाइनल पॉइंट पे इसका पास कितना एनर्जी होगा। तो इस पॉइंट पे इसका हम लोग को पहले बात तो हाइट फाइंड करना पड़ेगा, जिससे हम लोग को इसका पोटेंशियल एनर्जी का मालूम चलेगा। स्प्रिंग की लेंथ r हो गई, तो अब इसके वजह से तो कोई एनर्जी नहीं होगा, और इसके पास एक और एनर्जी होगा, वो है काइनेटिक एनर्जी, जो कि होगा हाफ एम वी स्क्वायर, जो वी हम लोग को फाइंड करना है, प्लस का अब हमें बताओ इसका हाइट कितनी है। तो देखो सिंपल से, देखो इस डायग्राम को मैं यहाँ बनाऊं तो ये जो स्प्रिंग है इसका लेंथ आर है, और ये जो हाइट है ये भी आर है, और यहाँ से इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे तो ये भी लेंथ आर ही होगा। मतलब कि एक क्या बन गया, एक इक्विवेलेंट ट्रायंगल बन गया। ये एंगल 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो हमें कौन सा हाइट कैलकुलेट करना है, हमें हम लोग को ये वाला हाइट कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये कितनी हाइट होगी, तो सिंपल सा r cos 60, यहाँ 60 डिग्री लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री, ये जो हाइट होगी वो r cos 60 डिग्री होगी, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो r/2। तो जो नेट हाइट होगी वो कितनी होगी, दिस हाइट माइनस दिस हाइट, मतलब कि r माइनस r/2 इज इक्वल टू r/2। एम आई राइट। इसको हम लोग पुट कर, मतलब कि यहाँ पे फिर से इस इक्वेशन में लिख देंगे, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो एम जी इंटू का r/2 होगी। ठीक है, एम आई राइट। और इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो अब इसको हम लोग फाइनल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा एम जी इंटू का 2r प्लस का हाफ ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस का एम जी r/2। इस इक्वेशन को इस साइड लाते हैं तो एम जी 2r माइनस r/2 कितना हो जाएगा 3r/2। तो यहाँ पे आ जाएगा 3r/2 प्लस का हाफ के आर स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, 1/2 कॉमन, 1/2 कॉमन, तो यहाँ से 2 2 2 कैंसल। सिंपल सा वेलोसिटी हम लोग फाइंड कर देंगे, एम को इधर भेज देंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी इंटू का 3r डिवाइड बाई एम प्लस का के आर स्क्वायर बाई एम। सिंपल सा v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एम से एम कैंसिल हो जाएगा, 3gr प्लस का के आर स्क्वायर बाई एम। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, 3gr प्लस का के स्क्वायर बाई एम, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो इसमें कुछ इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं फिर से वही बोलूंगा कि चुपचाप एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। अब एनर्जी टॉप पॉइंट पे क्या होगा, बॉटम पॉइंट, इस पॉइंट फाइनल पॉइंट पे क्या होगा, इनिशियल पॉइंट पे क्या होगा, इतना खुद से फाइंड करने आना चाहिए। ये काम कर लो, बस एक यही स्टेप करना है, एनर्जी कंजर्वेशन, आंसर आ जाएगा। इसके पहले भी जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्वेश्चन करवाया था उसमें भी सेम यही कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो जेईई मेंस में देख लो सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन भी आ रहे हैं। बेसिकली बस आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन चैप्टर का मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा कॉन्सेप्ट से ही पूछेगा ना, तो सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें पूछा है कि बॉडी ऑफ मास 4 kg इज प्लेस्ड ऑन द प्लेन एट अ पॉइंट हैविंग अ कोऑर्डिनेट 3,4। कोई कोऑर्डिनेट दिया है, इस
पॉइंट पे हम लोग का बॉडी जो कि इसका मास 4 kg इसको रख दिए हैं, ठीक है। अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू 2i कैप प्लस का 3j कैप, ठीक है, फोर्स का गिवन है। इट इज मूव टू अ न्यू पॉइंट हैविंग अ कोऑर्डिनेट दिस इन 4 सेकंड, 4 सेकंड में। द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस पावर एट द एंड ऑफ 4 सेकंड आर इन द रेशियो ऑफ। तो सिंपल सा पावर निकालना है हम लोग को यहाँ पे, और दो पावर निकालना है, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस। तो अब पावर एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, पावर इंस्टेंटेनियस का क्या फॉर्मूला होता है बताओ। तो सिंपल सा पावर एवरेज हम लोग निकालते हैं, पावर जो एवरेज होता है वो हम फाइंड करते हैं चेंज इन वर्क डन अपॉन चेंज इन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम। लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड करना है, पावर इंस्टेंटेनियस, तो सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, फोर्स डॉट वेलोसिटी करते हैं, और वेलोसिटी उस टाइम पे निकालते हैं जिस टाइम, जिस इंस्टेंट पे हम लोग को पावर चाहिए। इसके यहाँ पे 4 सेकंड पे पावर चाहिए, तो 4 सेकंड में इस पार्टिकल की क्या वेलोसिटी होगी वो फाइंड कर लो। सिंपल सा हम लोग को उसको फिर 4 से डॉट प्रोडक्ट कर दो, सिंपल सा आपको इंस्टेंटेनियस पावर मिल जाएगा। तो पहले हम लोग करते हैं पावर एवरेज फाइंड करते हैं, पावर एवरेज इज इक्वल टू वर्क डन निकालो। वर्क डन क्या होगा, फोर्स डॉट 2i कैप प्लस का 3j कैप, ये हमारा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक, 3 से 4, 3 से 6 आया एक्स एक्सिस में, तो इसका हम लोग 6/3, 3i कैप का डिस्प्लेसमेंट है एक्स डायरेक्शन में, प्लस का 10 में से 4 6 j कैप का डिस्प्लेसमेंट है इसका किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, डिवाइड बाई टाइम, टाइम कितना 4 सेकंड। तो पावर एवरेज सिंपल सा आ जाएगा 6 3 2 6 प्लस का 6 3 18 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 24/4 इज इक्वल टू 6। यूनिट क्या होता है पावर का, वाट। तो सिंपल सा पावर एवरेज फाइंड हो गया। अब पावर इंस्टेंटेनियस फाइंड करेंगे हम लोग, तो सिंपल सा पावर इंस्टेंटेनियस, इसके लिए मैं सिंपल सा फोर्स निकालो, फाइंड करो, वेलोसिटी एट दैट टाइम, जिस टाइम पे हम लोग को क्या चाहिए, पावर चाहिए। तो अब देखो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम लोग को फोर्स गिवन है ना, 2i कैप प्लस का 3j कैप। फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स हम लोग एक्सीलरेशन लिख सकते हैं 2i कैप प्लस का 3j कैप डिवाइड बाई मास, और क्वेश्चन में मास गिवन है 4 kg, तो सिंपल सा यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा 2/4i कैप प्लस का 3/4 j कैप। हमें क्या मिल गया, एक्सीलरेशन मिल गया। इसको हम लोग फाइनली डिवाइड करते हैं 1/2i कैप प्लस का 3/4 j कैप, ये हमें क्या मिल गया, एक्सीलरेशन मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। देन v इज इक्वल टू यू प्लस at, हम लोग सिंपल सा इक्वेशन यूज करते हैं। v इज इक्वल टू u की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू क्या है 1/2i कैप प्लस का 3/4 j कैप इनटू टाइम जो कि क्या है 4 सेकंड। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस का 3j कैप। अब वाट पावर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F की वैल्यू क्या है 2i कैप प्लस का 3j कैप, और इसकी वैल्यू भी सेम आ गई 2i कैप प्लस का 3j कैप। सिंपल सा 2 2 4 3 3 9, आंसर क्या आ गया 13, और यूनिट क्या होता है वाट। ये कौन सा पावर आया, इंस्टेंटेनियस। अब हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करने के लिए बोला है, क्वेश्चन में जो फाइंड करने के लिए बोला है वो बोला है P एवरेज डिवाइड बाई P इंस्टेंटेनियस, जो कि क्या है 6/13, 6:13 इज हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर को इमेज किया, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो ये सिंपल सा ये भी क्वेश्चन था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जहां पे हम लोग से बोल रहा है अ फोर्स F इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द x डायरेक्शन। The work done by the force is 5 joule when the object is displaced by 1 meter if the constant value अल्फा की दे दी है 1 न्यूटन, और बीटा का वैल्यू हम लोग से पूछ रहा है। तो देखो जो हम लोग इक्वेशन में फोर्स का वैल्यू दिया है F इज इक्वल टू अल्फा प्लस का बीटा एक्स स्क्वायर, और वर्क डन, जब फोर्स क्या है यहाँ पे इक्वेशन देख के क्या मालूम चल रहा है, यहाँ पे फोर्स वेरिएबल है, और जब वेरिएबल रहता है तो वर्क डन लोग फाइंड करते हैं इंटीग्रेशन से। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अल्फा प्लस का बीटा एक्स स्क्वायर, और साथ ही में जो फोर्स लग रहा है वो किस में लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, और मतलब डिस्प्लेसमेंट भी किस डायरेक्शन में होगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे dx आ जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर का हुआ है, मतलब कि 0 से 1। वर्क डन की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, वर्क डन की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है, वर्क डन की वैल्यू सिंपल सा 5 जूल दिया हुआ है। देन 5 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 अल्फा प्लस का बीटा एक्स स्क्वायर dx। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, तो इसको सॉल्व करेंगे 5 इज इक्वल टू अल्फा का इंटीग्रेशन हो जाएगा अल्फा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस का बीटा एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा,
और इसको वैल्यू पुट करना है कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। तो 5 इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी 1 गिवन है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा अल्फा की वैल्यू, और यहाँ पे सिंपली 1 आ जाएगा, प्लस का बीटा एक्स क्यूब मतलब कि 1/3। तो बीटा का वैल्यू आ जाएगा 5 माइनस 1 इज इक्वल टू बीटा बाई 3, मतलब कि यहाँ पे सिंपल सा बीटा का वैल्यू आ गया 5/1 4 हो जाएगा, 4 इंटू 3 12। तो यहाँ पे सिंपल सा बीटा का वैल्यू 12 है, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा बस कॉन्सेप्ट यही था कि फोर्स अगर वेरिएबल हो तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का, बस और कुछ नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ पे हम लोग को दिया है फोर्स का इक्वेशन है फिजिकल टू एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस का वाई स्क्वायर जे एक्ट ऑन पार्टिकल इन अ प्लेन x plus y is equal to 0. The work done by the force during the displacement 0 to 0 to 4, 0. अब देखो यहाँ पे सिंपल सा वर्क डन निकालना है, क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन करेंगे, क्यों यहाँ पे भी इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फोर्स क्या है, वेरिएबल है। तो फोर्स का इक्वेशन यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस का वाई स्क्वायर जे कैप, और साथ में क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट डी एक्स हुआ होगा आई कैप में मान लेते हैं, प्लस का डी वाई जे कैप में, और इसको सिंपल से इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, अब देखो हम लोग को दिक्कत यहाँ पे यह है कि इस प्लेन के अकॉर्डिंग में मतलब फोर्स लग रहा है इस प्लेन में, तो यहाँ पे क्या गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे y की वैल्यू हम सिंपल से फाइंड कर लेंगे x 10 माइनस एक्स, ताकि यहाँ पे वैल्यू पुट करने में हम लोग को आसान होगा, और इंटीग्रेशन में। तो अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे सिंपल 10 माइनस एक्स आई कैप डी एक्स प्लस का इंटीग्रेशन, देखो अब x में कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 0 से 4, तो यहाँ 0 से 4 इंटीग्रेट करेंगे, और y में कहाँ से कहाँ तक हुआ है, 0 से 2 तक हुआ है, और वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे, डी वाई की वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 0 से 4 का वैल्यू पुट करना है, इंटीग्रेशन में क्या आएगा, 10x स्क्वायर मतलब कि 10x क्यूब बाई 3 माइनस का x की पावर 4/4 आ जाएगा, ये हमारा वो हो जाएगा, यह y क्यूब बाई 3 हो जाएगा, y का इंटीग्रेशन 0 से 2 तक की वैल्यू। अब यहाँ पे सिंपल सा हम लोग का यही है कि वैल्यू पुट करेंगे, तो 10 इंटू का 4 का क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस का, यहाँ 4 का पावर 4 आ जाएगा बाई 4 प्लस का y का क्यूब मतलब कि 2 का क्यूब 8/3 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग सिंपल सा फिर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 4 सा 4 क्यूब बन जाएगा, 4 का क्यूब 64, 10 मतलब कि 640/3 माइनस का 4 का क्यूब 64 प्लस का 8/3। यहाँ पे सिंपल सा सॉल्व करेंगे, 648/3 माइनस का 64 आ जाएगा, और इसको सिंपल सा आप सॉल्व करेंगे तो आपको 152 आंसर मिल जाएगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा, यहाँ पे सिंपल सा 152 आंसर मिल जाएगा, जो हमारा आंसर है 15। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या बोला है, बॉल हैविंग अ काइनेटिक एनर्जी के इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, बॉल का इसका काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, 60 डिग्री से इसको हम लोग प्रोजेक्ट किए हैं हॉरिजॉन्टल से। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट द हाइट ऑफ इट्स एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स फ्लाइट। ठीक है, तो सिंपल सा है कि यहाँ पे एक बॉल को हम लोग प्रोजेक्ट किए हैं एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। इस टाइम पे इनिशियल पॉइंट पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो के ई दिया हुआ है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मान लेते हैं, लेकिन यही बॉल जब ऊपर जा रहा है तो जब हाईएस्ट पॉइंट पे ये अपने आएगा, इस पॉइंट पे इसकी जो क्या पूछ रहा है, इस पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी एट टॉप हम लोग लिख देते हैं। तो काइनेटिक व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, सिंपल। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये बताओ। तो देखो, जब हम लोग एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट जानते हैं कि इस क्वेश्चन में जब बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे होता है उस टाइम पे जो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन होता है वो 0 होता है, और वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन वही होता है जो यहाँ पे इनिशियली वेलोसिटी होता है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, मान लो अगर इस पॉइंट पे बॉल की इनिशियल वेलोसिटी v है, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होगा, v cos 60 मतलब कि v/2। तो इनिशियली इसकी स्पीड अगर मतलब फाइनली इसकी स्पीड यहाँ पे क्या है, v/2 है, और यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी है, v है। ठीक है, अब देखो अगर काइनेटिक एनर्जी के ही है इनिशियली और इसका स्पीड v है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा अगर इसका स्पीड v/2 होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। तो देखो सिंपल है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू v का स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम। ठीक है, बॉटम पे इसका काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू v का स्क्वायर, हाँ सम कांस्टेंट,
और काइनेटिक एनर्जी एट टॉप इज इक्वल टू, डिवाइड किया यहाँ पे, इसको हटा देते हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं हम लोग, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं। टॉप पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगा सम कांस्टेंट v/2 का होल स्क्वायर। क्यों? जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कुछ कांस्टेंट लगाते हैं, इक्वल टू का अगर साइन हम लोग लगा रहे हैं तो, और v स्क्वायर टॉप पे है, जब बॉटम पे था तो इसकी स्पीड v स्क्वायर थी, जब टॉप पे था तो इसकी स्पीड v/2 का होल स्क्वायर। इतना तो समझ रहे होंगे। तो अब इसको हम लोग सिंपल से सॉल्व कर रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी एट टॉप इज इक्वल टू, केस केस सिंपल सा गया, v स्क्वायर से v स्क्वायर गया, 2 का स्क्वायर 4 ऊपर आ जाएगा। और हमें कौन सा काइनेटिक एनर्जी निकालना है टॉप पे, तो काइनेटिक एनर्जी एट टॉप इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बॉटम डिवाइड बाय 4, और हमारा ऑप्शन नंबर 4 आ गया। ठीक है, सिंपल सा था। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या बोला है, बॉडी सॉरी अ बॉब ऑफ मास m इज सस्पेंडेड एट अ पॉइंट O। ठीक है, एक बॉब है जो इसके थ्रू सस्पेंड हुआ है, मतलब लटका हुआ है, जिसका स्प्रिंग का लेंथ जो दिया हुआ है L दिया हुआ है, ठीक है, of spring length L and left to perform a vertical, ठीक है भाई, vertical circular motion परफॉर्म कर रहा है इनिशियली बाय द अप्लाइंग होरिजेंटल वेलोसिटी v नॉट। इनिशियली इसको हम लोग v नॉट का स्पीड प्रोवाइड किया, द स्पीड एट द पॉइंट ए पे इसका स्पीड है v नॉट। द स्ट्रिंग बिकम्स slack when the bob reaches at the point D। ठीक है, तो जब D पे जाते हैं, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे जब जा रहे हैं तो स्ट्रिंग स्लैक हो जा रहा है, मतलब कि टेंशन क्या हो जा रहा है, जीरो। अच्छा, अब यहाँ से एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर्कुलर मोशन में कि जब टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी जिसका जस्ट जाते टेंशन जीरो हो जाता है तो इनिशियली इसकी स्पीड कितनी होती है, √5 g/L, यही स्पीड होती है। L या फिर रेडियस बोलो, चाहे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बोलो, जो भी बोलो, यही होती है। इस वेलोसिटी से जब भैया हम लोग किसी पार्टिकल को थ्रो करते हैं, अगर वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो एट हाईएस्ट पॉइंट उसका टेंशन क्या हो जाता है, जीरो होता है। जस्ट वो सर्कल क्या करता है, फॉर्म करता है। यही कंडीशन हो तो मतलब कि वी नॉट की वैल्यू हम लोग को सिंपल सा यहीं से मिल गया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द स्ट्रिंग बिकम्स लाइक, ठीक है, ठीक ठीक, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉब एट पॉइंट बी एंड सी। बी पे किसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और सी पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, दोनों का रेशियो फाइंड करना है। तो फॉर पॉइंट बी हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। फॉर पॉइंट बी, बी पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, सिंपल से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ। ठीक, पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, ए और बी पे। तो ए पे इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, जो कि हो जाएगी 5 g/L। ठीक है, इज इक्वल टू बी पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ, ये तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी फाइंड ही करना है, तो इसको हम लोग कुछ कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी लिख देते हैं, प्लस का। अब यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा क्योंकि हाइट गेन किया है। अब ये हाइट कितनी होगी, ये हाइट हम लोग को फाइंड करना है। तो देखो सिंपल सा है, ये हाइट हम लोग को फाइंड करने के लिए, ये हाइट हम लोग को मालूम है, ये क्या है, एल है। ठीक है, और ये हाइट क्या होगी, तो ये अगर ये भी लेंथ एल ही है तो एल कॉस 60, मतलब कि ये लेंथ कितना है, ये लेंथ कितना है, L/2। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, L/2। ठीक है, L-L/2, तो ये लेंथ कितना है, L/2, एम आई राइट। तो इसके पास जो हाइट है वो mg/L/2। तो काइनेटिक एनर्जी बॉटम पे कितनी आएगी, काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम इज इक्वल टू हाफ एम वी समथिंग समथिंग माइनस का mg/L/2। तो यहाँ पे सिंपल सा 1/2 कॉमन, m कॉमन, g कॉमन, 5 माइनस का 1। ठीक है, और लेंथ कॉमन हो जाएगा, मतलब कि क्या, सिंपल सा 5 में से 1 4 2 mg/L आ जाएगा। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम। ठीक है, अब हम लोग आते हैं काइनेटिक एनर्जी सी पे फाइंड करने के लिए। ये बॉटम नहीं था, ये काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। अब आते हैं हम लोग फॉर पॉइंट सी। फॉर पॉइंट सी, उसमें भी सेम यही करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर जो कि 5 g/L है, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस का पोटेंशियल एनर्जी इसका। तो देखो इसका हाइट कितना है, ये रेडियस r सेंटर वाला। ठीक है, ये सेंटर वाला रेडियस जो है, यहाँ पे मैं इसको क्लियर करता हूँ एक बार। सिंपल सा, यहाँ पे इस सेंटर तक का तो हाइट r ही होगा, प्लस यहाँ तक का हाइट, ये हाइट कितना होगा, ये हाइट कितना होगा, ये हाइट। तो देखो इसका कंपोनेंट ले लो, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से, इससे हम लोग कंपोनेंट ले लेंगे इधर, तो ये कितना है r cos 60,
आर नहीं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एल है, एल कॉस 60 मतलब वही एल बाई टू। तो यहाँ पे एल प्लस का एल बाई टू मतलब कि कितना, एल प्लस एल बाई टू, 3 एल बाई टू। तो यहाँ पे सिंपल सा एम, एम इंटू का जी 3 एल बाई टू। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी कितना आ जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू 5 mgl/2 माइनस का 3 mgl/2, जो कि कितना आ जाएगा, जो कि क्या आ जाएगा 2 mgl/2। 2/2 कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल से आप बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू mgl। अब रेशियो किसका पूछा है, बी एंड सी, बी एंड सी। तो ठीक है, तो सिंपल सा काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट, नेक्स्ट तो लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू, बी का कितना आया था 2 mgl आया था, और सी का आया है mgl। सारे कैंसिल हो जाएंगे, 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी 2। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अ बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 मीटर। ठीक है, इस सर्कल का रेडियस सिंपल सा दे दिया है 2 मीटर। और क्या बोल रहा है कि ऑन अ वर्टिकुलर प्लेन एज शोन इन द फिगर द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट ए इज 10 मीटर पर सेकंड। ये पॉइंट पे इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। द रेशियो ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी एंड सी, बी और सी पे क्या पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी। फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ क्वेश्चन में मैं एक समथिंग मैंने इंफॉर्मेशन नहीं दिया, ये एंगल 30 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये 30 डिग्री गिवन है। तो अब फिर से वही काइनेटिक एनर्जी बी पे फाइंड करो, काइनेटिक एनर्जी सी पे फाइंड करो। तो काइनेटिक एनर्जी एट बी पे क्या होगा, इस पर मैं डायरेक्ट लिख दूं, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू क्या था, इस पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी जो कि हमारा क्या होगा, हाफ इंटू का एम इंटू का वी का स्क्वायर मतलब कि 100 माइनस का इसका पोटेंशियल एनर्जी, यही किए थे ना। अब बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, यहाँ पे एंगल 30 डिग्री है याद रखना, तो एम इंटू का जी आर माइनस, और ये क्या हो जाएगा आर माइनस √3r/2। ये कैसे किया हूं, इतना तो बेसिक सबको आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो खुद से सोचो। और वैसे मैंने क्या किया, इस आर रेडियस को इस रेडियस से सबट्रैक्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये हम लोग काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा बताओ, मास से मास कॉमन ले लिए हैं m/2, यहाँ पे आ जाएगा क्या 100 माइनस का 2r माइनस √3r। एम आई राइट, कोई दिक्कत इसमें। और यहाँ पे सिंपल सा जी भी रहेगा, जी इधर भी जी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, इज इक्वल टू m/2 100 माइनस का, यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि ग्रेविटी 10 लेना है, तो 100 माइनस 2 और रेडियस का वैल्यू 2 दिया हुआ, 2 2 जब 4 इंटू 10 मीन्स 40 माइनस का √3 इंटू का इंटू 2 इंटू का 10। तो यहाँ पे सिंपल सा m/2 100 माइनस 40 60 माइनस का 20 √3। ठीक है, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी आ गया एट पॉइंट बी पे। अब काइनेटिक एनर्जी हमारा सी पे कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू सिंपल सा वही हाफ एम इंटू का वी स्क्वायर जो कि 100 माइनस का एम इंटू का जी। अब देखो ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो अब मैं यहाँ पे अगर 90 डिग्री प्रेस करूँ तो ये एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा, तो ये भी 90 डिग्री होगा। और ये एंगल कितना बचा, तब ये एंगल हम लोग का 30 डिग्री बचेगा, मतलब कि ये एंगल कितना हुआ 60 डिग्री। समझ रहे हैं, नहीं समझे तो फिर से समझा देता हूँ। देखो क्वेश्चन में ये हमें 90 डिग्री गिवन है, ये क्वेश्चन में हमें 30 डिग्री गिवन है। अगर मैं यहाँ से इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ और ये एंगल बोलता हूँ कि 90 डिग्री, ये एंगल, तो अगर ये एंगल 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हुआ 60 डिग्री। और ये एंगल पहले से 90 डिग्री गिवन था, और ये ऑलरेडी मैं 60 इसको बोल दिया हूँ, ये एंगल 60 डिग्री बोल दिया हूँ, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा, क्योंकि ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये भी एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि डायमीटर 180 डिग्री का होता है, तो ये एंगल होगा 60 डिग्री का। ठीक है, तो यही बताना चाह रहा था। अब अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो इस रेडियस का इस पे कॉम्पोनेंट लेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा r cos 60 मतलब कि r/2, मतलब कि ये हाइट r/2 है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा r प्लस r/2, r प्लस r/2 मतलब कि 3r/2। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, काइनेटिक एनर्जी सी का एट पॉइंट सी पे जो होगा वो क्या हो जाएगा, सिंपल सा हाफ m कॉमन ले लेंगे, 100 माइनस का, यहाँ पे सिंपल सा क्या आ जाएगा 100 माइनस का 30 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 2 मतलब कि 60,
तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ इंटू का m इंटू का 40, जो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 20, मतलब कि 20m। और यहाँ पे वैल्यू जो हम लोग के गिवन है वो ये है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे कैनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी डिवाइड बाय कैनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी। और कैनेटिक एनर्जी बी का वैल्यू क्या था, 1/2 m 60 माइनस का 20√3। और कैनेटिक एनर्जी सी का वैल्यू जो हम लोग फाइंड किए हैं वो 2 इंटू का m था, नॉट 20 इंटू m, 2 इंटू m। तो अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे सिंपल सा, तो यहाँ से क्या कैंसिल हो जाएगा, तो देखो m से m कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 20 था ना, तो 20 ये 0 0 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये हो जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे और इसको कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे सिंपल सा आ जाएगा 3 माइनस का √3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, यहाँ 2 कॉमन नहीं है, 6 में से 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 कॉमन, 3 माइनस √3 डिवाइड बाई 2, ये हमारा ऑप्शन है। और ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, 3 माइनस, देखो मैंने यहाँ गलती से 2 लिख दिया, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो 3 माइनस √3 बाई 2, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो यहाँ इस क्वेश्चन में भी काइनेटिक एनर्जी पूछा था, और वही हम लोगों ने एनर्जी कंजर्वेशन सॉल्व किया है, भले यहाँ पे हम लोग ने 2 बार अप्लाई कर दिया है। तो बात वही है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन जरूर बनाना, अगर वेलोसिटी रिलेटेड कुछ टर्म से आंसर क्वेश्चन पूछ रहा है तो, या फिर जिससे भी पूछ रहा है ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। इस इक्वेशन पे आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा वहीं पे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे, और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोल क्या रहा है, फोर्स दिया हुआ है F = 2i कैप प्लस का bj कैप प्लस का k कैप इज अप्लाइड ऑन अ पार्टिकल, जो कि डिस्प्लेसमेंट, जिसका डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर दिया हुआ है। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ b का वैल्यू पूछ रहा है अगर वर्क डन ऑन द पार्टिकल इज 0। सिंपल है भाई, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, F.s, वर्क डन की वैल्यू 0 दी हुई है, फोर्स की वैल्यू 2i कैप प्लस का bj कैप प्लस का k कैप। अब इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि कितना दिया है, i कैप माइनस का 2j कैप माइनस का k कैप। इसको सिंपल सा डॉट प्रोडक्ट करेंगे, 0 इज इक्वल टू 2 इंटू का 1 2 माइनस का 2b माइनस का 1, और यहाँ पे सिंपल सा वैल्यू 0 है, तो 2 माइनस 1 1 माइनस 2b इक्वल टू 0। तो b का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, b का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, 1/2। बस, तो यही हमारा वीडियो यहाँ पे होता है समाप्त। और इस वीडियो में मैंने वेक्टर का वर्क पावर एनर्जी का जनवरी अटेम्प्ट के जितने भी क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछे गए थे उसको मैंने सॉल्व करवा दिया है। इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करूंगा, और नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा रहेगा वो सेंटर ऑफ मास का वीडियो आने वाला है, जिसमें मैं जनवरी अटेम्प्ट के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।